स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज एंड व्यूज में। पिछले दिनों सैकड़ों भारतीय लोगों को पेरिस के पास एक हवाई अड्डे पर फ्रांसीसी अधिकारियों ने मानव तस्करी के संदेह में रोककर हिरासत में ले लिया। इस वजह से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। न्यूज एंड व्यूज में आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र के प्रोटोकॉल टू प्रिवेंट, सप्रेस एंड पनिश ट्रैफिकिंग इन पर्सन्स के आर्टिकल 3 के मुताबिक ह्यूमन ट्रैफिकिंग को कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है। यदि किसी व्यक्ति का किसी भी माध्यम से रिक्रूटमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर किया जाता है और ऐसा उसे डराकर या बल प्रयोग करके किया गया हो और इसका मकसद उसका शोषण करना हो, तो इसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सेक्स ट्रैफिकिंग, लेबर ट्रैफिकिंग, ऑर्गन ट्रेड ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड मैरिज ट्रैफिकिंग के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। भारत में ट्रैफिकिंग की बात करें तो 2022 में ट्रैफिकिंग के 6,622 पीड़ितों की पहचान की गई। इसके अलावा 694 को संभावित पीड़ितों यानी पोटेंशियल विक्टिम्स के रूप में चिन्हित किया गया। ट्रैफिकिंग के कारणों पर नजर डालें तो सेक्स ट्रैफिकिंग को ट्रैफिकर्स एक इकोनॉमिक सप्लाई के रूप में देखते हैं। ट्रैफिकिंग के इस मॉडल में पुरुषों द्वारा महिलाओं की मांग की जाती है। इससे सेक्स वर्कर्स का एक मार्केट पैदा होता है और कुल मिलाकर सेक्स ट्रैफिकिंग, इल्लीगल ट्रेड और लोगों को जबरन इधर उधर लाने ले जाने को बढ़ावा मिलता है। यूँ तो ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया में देशों को एक दूसरे को नज़दीक लाया है, लेकिन इसके साथ इसने ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए भी आसान माहौल तैयार किया है। इसमें चोरी छिपे या जबरन बच्चे और महिलाओं को बड़े आराम से एक देश से दूसरे देश ले जाया जाता है। हमारे पारंपरिक समाजों में लड़कों को हमेशा तरजीह दी जाती रही है। लड़कियों की तुलना में उन्हें ज़्यादा प्यार दुलार मिलता है। ऐसे में लड़कियों को ठीक से शिक्षा नहीं मिल पाती। परिणाम स्वरूप लड़का लड़की में लिटरेसी रेट्स और उनकी इनकम में अंतर आ जाता है। इसमें जो पीड़ित होते हैं उन्हें अक्सर फिजिकल एब्यूजेस और वायलेंस का सामना करना पड़ता है और ये स्थिति फिर पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD को पैदा करने वाली होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ह्यूमन राइट्स का बहुत ज़्यादा वायलेशन होता है। इसके चंगुल में फंसा इंसान बेसिक फ्रीडम और ह्यूमन डिग्निटी से भी दूर हो जाता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कई देशों के लोग इन्वॉल्व होते हैं। इसके लिए पूरा एक नेटवर्क तैयार होता है। ऐसे में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में ड्रग्स की ट्रैफिकिंग और टेररिज्म को भी बढ़ावा मिलता है। इससे स्पष्ट है कि ये एक समस्या एक साथ कई देशों को प्रभावित करती है और कई दूसरी समस्याओं को भी जन्म देती है, भले ही सोर्स या डेस्टिनेशन कुछ भी हो। भारत में इसे रोकने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। किसी भी तरह इंसानों की तस्करी को भारतीय संविधान के आर्टिकल 23(1) में प्रतिबंधित किया गया है। वहीं इमॉरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956 वो प्रमुख कानून है जो कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए ट्रैफिकिंग को रोकता है। इस दिशा में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 भी एक अहम कानून बनकर सामने आया। इसके जरिए IPC के सेक्शन 370 और 370A से ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए व्यापक और प्रभावी कदम उठाए गए। केंद्र के अलावा राज्य सरकारों ने भी इसके खिलाफ अपने अपने यहाँ कानून बनाए हैं। जैसे पंजाब राज्य में पंजाब प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन स्मगलिंग एक्ट 2012। गृह मंत्रालय ने 2006 में एंटी ट्रैफिकिंग सेल की शुरुआत की। इसके बाद उज्ज्वला स्कीम लाई गई। ये स्कीम प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग एंड रेस्क्यू, रिहेबिलिटेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग एंड कॉमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के लिए बहुत कॉम्प्रहेंसिव स्कीम है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और नियमों की बात करें तो भारत ने यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNCTOC और सार्क कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग इन वीमेन एंड चिल्ड्रेन फॉर प्रोस्टिट्यूशन पर हस्ताक्षर किए। इस बुराई से निपटने के लिए और भी कई उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण तो बचाव या रोक है। इसके लिए सबसे ज़रूरी है जागरूकता के लिए कार्यक्रम हो, शैक्षिक कार्यक्रम हो। इससे समाज में लोगों को ट्रैफिकिंग की ज़रा सी घटना होने पर भी पहचानने में मदद मिलेगी और इस तरह समय रहते विक्टिम्स को बचाया जा सकता है। जिन वर्गों के लोग इसकी चपेट में आसानी से आते हैं उन्हें शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग देना, खासकर बच्चों और महिलाओं को काफ़ी कारगर हो सकता है। दूसरा है प्रोटेक्शन। लॉ इन्फोर्समेंट, सोशल वर्कर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को इस बात की ट्रेनिंग दी जाए कि वे संभावित पीड़ितों को पहले ही पहचान पाएं और समय रहते उन्हें ज़रूरी मदद मुहैया करा पाएं। इसके बाद भी जो पीड़ित हैं उन्हें बचाने के बाद सेफ हेवन वाला माहौल मिले, जिससे वे आराम से ट्रॉमा से उभर सकें। साथ ही उन्हें कानूनी मदद मिले, उनकी काउंसलिंग होती रहे।
किसी भी बुराई को खत्म करने के लिए पुलिस या दूसरी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए ये जरूरी है कि उनके सही और सटीक मुखबिरों का एक नेटवर्क हो। और जब ऐसे इन्फॉर्मर लोग होते हैं तो उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी होती है। तीसरा तरीका है प्रोसिक्यूशन, यानी दोषियों को सज़ा दिलाना। दोषियों को सख्त सज़ा मिले, इसके लिए ज़रूरी है कि लॉ एनफोर्स कैपेसिटी और मजबूत की जाए। इसके लिए उन्हें ट्रेनिंग, रिसोर्सेज से लैस किया जाए और जो आरोपी हैं या दोषी पाए जाएं, उनके केस को बहुत इफ़ेक्टिवली टैकल किया जाए। चूँकि ट्रैफिकिंग का नेटवर्क कई देशों में फैला होता है तो इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। अगर ये प्रभावी रहे तो इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर ही इन्हें ध्वस्त या अप्रभावी किया जा सकता है। जो लोग इस तरह के जघन्य अपराधों में लिप्त पाए जाएं, उन्हें कानूनी रूप से बहुत सख्त संदेश भेजा जाए ताकि उसे देखकर दूसरे लोगों में ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। एक बार कोई नेटवर्क ध्वस्त हो जाता है तो न सिर्फ वो बल्कि दूसरों के लिए भी एक डर का संदेश जाता है। ऐसे में ज़रूरत है कि दोषियों की संपत्ति जब्त हो, उनके संसाधनों को ही खत्म कर दिया जाए। ट्रैफिकिंग के चंगुल से निकाले या बचाए गए पीड़ितों को मुख्य धारा में फिर से वापस लाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें कोई काम मिले, और काम के लिए ज़रूरी है कि उन्हें स्किल्स और बेस्ट पॉसिबल सपोर्ट दिया जाए जिससे वे दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्हें ठीक से शिक्षा मिले तो ये इससे बच सकते हैं, और अगर फंसने के बाद बाहर निकले तो फिर से शिक्षा उन्हें ट्रॉमा से बाहर निकलने में मदद कर सकती है। इस तरह देखें तो ट्रैफिकिंग से बचाव या पीड़ितों को फिर से समाज की मुख्य धारा में शामिल करना एक बहुआयामी और समय लेने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए किया गया सामूहिक प्रयास ही इच्छित परिणाम लाएगा। इस तरह की बुराई से निपटने के लिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, सिविल सोसाइटी, प्रेशर ग्रुप्स और इंटरनेशनल बॉडीज़ बहुत कारगर रूप से अपनी अपनी भूमिका निभाएं और इस दिशा में मिलकर काम करें, तभी कुछ हासिल हो सकता है और इस बुराई से निजात पाई जा सकती है। तो आज के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।